हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पर, जिस पर लगातार 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में आप रेनबो पार्ट 2 का सेकंड लेसन भारत इज माई होम का फुल चैप्टर पढ़ेंगे, जो 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वह कॉमर्स या आर्ट्स का स्टूडेंट हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का जो टाइटल है वह क्या है, भारत इज माई होम। इसका हिंदी हुआ भारत मेरा घर है। हिंदी क्या हुआ इसका, भारत मेरा घर है। तो इसके लेखक क्या है, अबाउट द ऑथर। हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा सा पहले जान जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेखक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप लेखक के बारे में नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि कुछ आप ऑब्जेक्टिव में गलती कर दे। तो चलिए हम लोग जो है लेखक के बारे में अबाउट द ऑथर जानते हैं। तो भारत इज माई होम जो चैप्टर है, इसके जो लेखक है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि हु हैज़ रिटन भारत इज माई होम, तो इसका जो राइटर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या होगा? राइटर होगा इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ते हैं, एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग रेडी है ना? अगर आप लोग रेडी है तो वीडियो को लाइक करें, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह 1897 में हुआ था और इनकी मौत जो है 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में, और मौत 1969 में हुई थी। ये एग्जाम में पूछ देगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न। तो ऑप्शन में 1897 वाले ऑप्शन को आप सही मारिएगा, और 1969 में ये उनकी मौत हो गई थी, समझे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897 में, और इनकी मौत कब हुई थी? 1969 में। बॉर्न इन हैदराबाद, ये जन्म इनका कहाँ हुआ था? हैदराबाद में जन्म हुआ था। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना टिक लगाता जा रहा हूँ आप बुक में भी टिक लगाते चलिएगा। आप अपने बुक को अपने पास रखिए और एक एक लाइन को पढ़ते चलिए मेरे साथ। आपको एकदम क्लास वाला फीलिंग आएगा, लगेगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 में हुआ था और मौत 1969 में हुई थी, बॉर्न इन हैदराबाद, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। दिया हुआ है कि वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, मतलब ये हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एज वेल एज मतलब साथ साथ ये एक प्रसिद्ध जो है शिक्षाविद भी थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, मतलब ये हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में भी इन्होंने बखूबी भूमिका निभाया, और साथ ही साथ ये एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, और एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, मतलब ये प्रसिद्ध शिक्षाविद में से भी एक थे। अब चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, और डॉक्टर हुसैन जो है 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। मतलब अगर ये पूछ देगा कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आप ऑप्शन याद रखिएगा, 1967 में ये भारत के क्या बन गए? राष्ट्रपति बने। अब आगे क्या है? अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और उसके पहले वह बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे चुके थे। उसके पहले, अर्लियर मतलब उसके पहले, उसके पहले मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले, ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, वह बिहार के राज्यपाल के तौर पे भी सेवा दे चुके थे। जैसे आपको याद होगा कि अभी रामनाथ कोविंद जी ये भारत के राष्ट्रपति है ना, लेकिन इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के क्या थे? ये बिहार के राज्यपाल थे। इन द सेम वे जो है बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और फिर उसके बाद ये 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। देखिए कितना कोइंसिडेंस हो गया, कितना बढ़िया जो ये घटनाक्रम जुड़ गया। समझ में आ रहा है ना मित्रों? समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब दिया है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ
एज प्रेसिडेंट। दिया हुआ है कि भारत इज माई होम, यह एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या भाग। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अंश होता है या भाग होता है। तो भारत इज माई होम जो है एक भाग है, एक अंश है फ्रॉम द स्पीच, उस भाषण से या उस भाषण का ही गेव इन 1967, जिसको उन्होंने 1967 में दिया। कब? आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। आफ्टर टेकिंग द ओथ मतलब शपथ लेने के बाद, एज द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हिंदी तोड़ तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में, आप टेलीग्राम पे भी बोलेंगे कि सर ऐसे कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोशिश कर रहे हैं हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है in this first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of India's culture। समझिए बात को, कितनी बड़ी बात है। दिया हुआ है in this first speech, मतलब राष्ट्रपति as the President of India मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में। in this first speech मतलब अपने प्रथम भाषण में राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से शपथ लेते हैं। खुद से क्या करते हैं? कसम खाते हैं। प्लेज मतलब शपथ लेना, कसम खाना, कसम खाते हैं। टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर मतलब भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा की शपथ लेते हैं खुद से। मतलब ये शपथ लेते हैं, जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो शपथ लेते हैं, बताते हैं कि मैं भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा के प्रति खुद से शपथ लेता हूँ। मतलब मैं भारत की जो संस्कृति है, संस्कृति क्या है सर? यहाँ पे 4 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। और सभी धर्मों की जो भाषा है अलग है, बोली अलग है, पहनावा अलग है, रंग रूप कपड़े भी लगभग अलग है सभी लोगों के। तो धर्म के हिसाब से बहुत ही जो है यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है, लेकिन सभी की संस्कृतियों की संपूर्णता की सेवा की शपथ लेते हैं। मतलब ये बोलते हैं मैं किसी भी तरह के जाति, धर्म, मजहब के लोगों को अपनी जो है बातों से या अपने कर्मों से ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सबका ख्याल रखूंगा, मैं सबके बारे में सोचूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे मित्रों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये तो आपका था अबाउट द ऑथर। अब हम चलते हैं कि भाषण उन्होंने क्या दिया। भाषण क्या दिया, अब हम लोग बारी बारी से स्पीच को भी पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपकी जो नॉलेज है वह बहुत ही डेवलप हो जाएगा, बहुत ही डेवलप हो जाएगा। चलिए हम लोग चैप्टर में चले, जल्दी से बताइए चैप्टर में चले। आप लोग शेयर कर चुके हैं ना? अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो भाई आप गलत कर रहे हैं। आप स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ में काम नहीं होना चाहिए, परमार्थी काम करना चाहिए। परमार्थी का मतलब होता है जो दूसरे के लिए किया जाए कि नहीं, वह कल्याण होता है सर, वह परमार्थ होता है। तो चलिए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 आपके सामने ये रहा। तो चलिए दिया है, आई मस्ट कन्फेस डैट आई एम ओवरवेलम्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। चलिए एक बार और पढ़ देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस मतलब होता है गलती स्वीकार लेना या स्वीकार कर लेना होता है, ठीक। और डैट आई एम ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? अभिभूत। और बाय द ट्रस्ट मतलब विश्वास के द्वारा। और उसके बाद इसमें जो सारे वर्ड है बहुत ईजी है। तो चलिए हम इसको हिंदी समझाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं कि आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य स्वीकार लेना चाहिए, अवश्य मुझे मान लेना चाहिए डैट की आई एम ओवरवेल्म्ड मतलब मैं अभिभूत हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ। यहाँ पे अभिभूत का मतलब अति प्रसन्न हूँ बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास के द्वारा। बाय द ट्रस्ट मतलब मैं उस विश्वास से अति प्रसन्न हूँ। माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, जो मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया है। प्लेस का मतलब रखना होता है, रख देना होता है। तो यहाँ पे प्लेस का मीनिंग क्या निकलेगा? दिखाना। तो आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी मतलब मुझे जो है मैं अभिभूत हो गया हूँ, मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ उस विश्वास के द्वारा जो मेरे लोगों ने क्या किया है?
मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया है बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुन कर किसके लिए? तो टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती पे सबसे बड़े ऑफिस के लिए चुनकर, इस धरती पे सबसे बड़े ऑफिस के लिए चुनकर मुझ में जो विश्वास मेरे लोगों ने दिखाया है, मैं उस विश्वास के तले क्या हो गया हूँ? अभिभूत हो गया हूँ, मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। मुझे यह बात अवश्य कन्फेस कर लेना चाहिए, मुझे यह बात अवश्य स्वीकार लेना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा, और किस तरह से जो है अपने आप को कृतज्ञ फील कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को जो है मतलब धन महसूस कर रहे हैं, धन्य महसूस कर रहे हैं कि भाई मेरे लोगों ने जो मुझे इस धरती के सबसे बड़े ऑफिस मतलब राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति भवन के लिए जो है मुझे जो राष्ट्रपति चुना है, उस विश्वास के तले, उस विश्वास के द्वारा मैं दब सा गया हूँ, मैं अभिभूत हो गया हूँ, मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। ये जो है मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बोल रहे हैं कि ये बात मुझे अवश्य कन्फेस कर लेना चाहिए, अवश्य जो है क्या मतलब स्वीकार लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत होगा भाई तो आप वीडियो को दोबारा तीबारा देखिए, पक्का आप टीचर हो जाएंगे। ये टीचर ट्रेनिंग हो रहा है सर। आप समझ लीजिए कि मेरे अगर वीडियोज़ को, मेरे चैप्टर को एक एक करके आप देख रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हैं। चलिए हम पैराग्राफ नंबर 2 में चलते हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कितनी अच्छी जो है सीख दे रहे हैं। ये खुद जाति से मुस्लिम थे, जाति मतलब जो है समुदाय से मुस्लिम थे कि नहीं, और जो है किस तरह से ये एक डॉक्टर राधा कृष्णन ही वज कह सकते हैं आपके, ही वज हिंदू, और उनकी प्रशंसा। देखिए आज क्या हो गया हमारे देश में कि सभी लोग एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी कटाक्ष करने पे लगे हुए हैं, और देखिए विद्वान जो होते हैं वह क्या होते हैं, किस तरह से ये जो है डॉक्टर राधा कृष्णन की बड़ाई भीनी प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में। चलिए दिया है, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। फिर से हम आपको फिर से हम इसका प्रोनाउंस करते हैं और फिर इसका हिंदी हम बताएंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। अब इसका हिंदी हम समझा देते हैं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यहाँ पे ब्रॉट है, ब्रॉट का मतलब यहाँ पे लाया, लाए, क्या कह सकते हैं, लाए। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट, डॉक्टर राधा कृष्णन लाए, कहाँ लाए? टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति भवन में लाए। डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति भवन में लाए, क्या लाए? अ मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक औजार लाए। मानसिक औजार का मतलब ये नहीं कि मानसिक हथियार लाए, मानसिक औजार का मतलब यहाँ पर मानसिक मजबूरी लेकर है, मानसिक मजबूती लेके आए, माफ़ कीजिएगा, मजबूरी नहीं मजबूती लेकर आए। मेंटल इक्विपमेंट का मतलब मानसिक मजबूती राष्ट्रपति भवन में लेकर आए। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। और डिग्री ऑफ इरुडिशन, और साथ ही साथ मतलब ये विद्वता का, पांडित्य यहाँ पे मतलब विद्वता, ये विद्वता की डिग्री लेकर आए। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन क्या थे? बहुत ही विद्वान थे। आपको याद होगा कि इट इज़ डॉक्टर राधा कृष्णन इन हुज मेमोरी वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। ये डॉक्टर राधा कृष्णन ही हैं जिनकी याद में हम लोग क्या करते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। ये बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। ये इतने बड़े स्कॉलर थे कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े जो है मुकाम हासिल किए। और डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग गठन हुआ था, डॉक्टर राधा कृष्णन एक आयोग बना था, शिक्षा में सुधार हेतु एक कमेटी बनी हुई थी डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये जो है और डिग्री ऑफ एरुडिशन का मतलब ये हुआ कि ये विद्वता की डिग्री लेकर आए, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ अनुभव का धन लेकर आए। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, मतलब जो बड़े दुर्लभ है सभी जगह पाना, किसी भी जगह पाना बड़ा ही दुर्लभ है। सर किसी में कोई व्यक्ति मेंटल इक्विपमेंट ला सकता है तो डिग्री ऑफ एरुडिशन नहीं लाएगा, और कुछ लोग जो है डिग्री ऑफ एरुडिशन लाएंगे लेकिन वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस नहीं लाएगा। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन एक ऐसे इंसान थे जो राष्ट्रपति भवन में मेंटल इक्विपमेंट मतलब मानसिक मजबूती लेकर आए, और डिग्री ऑफ एरुडिशन मतलब विद्वता की डिग्री लेकर आए,
अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव का धन लेकर आए, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बड़े ही मुश्किल से सभी जगह या किसी भी जगह देखने को मिलता है। किसी एक जगह पे इन 3 चीज़ों का ला देना, इन 3 चीज़ों को इकट्ठा कर देना बहुत ही दुर्लभ है, ये कहीं और देखने को नहीं मिलता है। रेयर का मतलब जानते हैं ना, रेयर मतलब दुर्लभ है, जो आसानी से नहीं दिखता है सभी जगह, उसी को रेयरली बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बता रहे हैं कि जो उनके पहले सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन साहब। मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, भारत के जो है 3रे राष्ट्रपति थे। उनके पहले आपके जो थे वह डॉक्टर राधा कृष्णन थे, और उनके पहले जो है मतलब आपको मैं बता दूं कि 1st प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जी थे। तो चलिए आपको मैं बता दिया मैंने कि डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति भवन में क्या लेके आए, मानसिक औजार लेकर आए, और डिग्री ऑफ एरुडिशन मतलब पंडित थे या विद्वता की डिग्री लेकर आए, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव की कसौटी लेकर, अनुभव की धन लेकर आए, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो मुश्किल से कहीं एक जगह देखने को मिलता है। अब चलिए, ये कितनी बड़ी बात कि एक राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब उनके पूर्व के राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन की बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिया है 1 मिनट, ये बड़ा पैराग्राफ है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक ही पैराग्राफ है मे बी, तो चलिए हम इसको ऊपर करते हैं। चलिए, अब दिया है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा, पूरे जीवन भर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। पूरे जीवन भर डॉक्टर राधा कृष्णन समर्पित थे। डिवोटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित थे, किसके लिए, तो टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, सत्य और ज्ञान की खोज के लिए। मतलब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बता रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कि डॉक्टर राधा कृष्णन पूरे जीवन भर सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित रहे, डिवोटेड रहे। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। सर, बहुत बड़ा पंक्ति हो गया, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक जोड़ूंगा नहीं, और जब तक जोड़ूंगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे और फिर समझ में आएगा मेरे मित्रों। अच्छे से आप ध्यान दीजिए एक एक लाइन पे। तो यहाँ पे बात आई कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर, डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कि पूरे जीवन भर सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित रहे। ही हैज़ डन मोर दैन प्रोबेबली एनी अदर मैन, और उन्होंने शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, एनी अदर मैन किसी अन्य लोगों से ज़्यादा किया है। डन मोर दैन प्रोबेबली एनी अदर मैन, वह शायद जो है किसी अन्य लोगों से ज़्यादा किया है। किस चीज़ के लिए, तो टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, मतलब भारतीय दार्शनिक विचारों को व्याख्या करने के लिए, उसको एक साथ लाने के लिए, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और सभी जो है आध्यात्मिक मूल्यों को एकजुट करने के लिए। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन ने जितना किया है वह शायद जो है किसी अन्य लोगों से, अन्य व्यक्तियों से अधिक किया है। तो सर अब बताइए सर, ये कितनी बड़ी बात हो गई कि यहाँ पे बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वह तो जीवन भर नॉलेज और ट्रूथ के जो है खोज में डिवोटेड रहे, समर्पित रहे, और उन्होंने, मैं फिर से थोड़ा सा तोड़ दूँ, और उन्होंने, ही हैज़ डन, उन्होंने किया है, मोर, अधिक किया है, देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, किसी अन्य लोगों से शायद ज़्यादा अधिक किया है, टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, मतलब भारतीय दार्शनिक विचारों को व्याख्या करने के लिए, एकजुटता लाने के लिए, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और सभी सच्चे जो है आध्यात्मिक मूल्यों को, वननेस का मतलब एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने जो किया, मतलब शायद सभी लोगों से उन्होंने ज़्यादा किया है। तो सर यहाँ पे ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या है सर, मतलब 4 धर्म के लोग रहते हैं, चारों धर्म में अलग अलग जाति है, पंथ है, सभी लोगों की जो है अपना एक आध्यात्मिक महत्व है, और सभी लोगों को एकजुट करने के लिए, सभी लोगों को एक साथ बना के रखने के लिए उन्होंने जो किया, सच्चे दार्शनिक जो है भारतीय दार्शनिक विचारों को की व्याख्या करने के लिए उन्होंने जो किया वह शायद जो है अन्य लोगों से ज़्यादा किया है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है,
आगे चलते हैं। दिया हुआ है ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। सर ये भी एक ही पैराग्राफ है, एक ही जो है लाइन है, इसको तोड़ना पड़ेगा तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। दिया है ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फैथ, उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया है। प्रेजेंट परफेक्ट है ना। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फैथ, उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया है। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब मानवों की आवश्यक मानवता में, मानवों की आवश्यक मानवता में उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया है। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड, और वे खुद नहीं रुके हैं, कभी नहीं रुके हैं, टू चैम्पियन, समर्थन करने में। किसको समर्थन करने में? तो द राइट, अधिकारों को समर्थन करने में। किसके? तो ऑफ ऑल मेन, सभी लोगों के अधिकारों को समर्थन करने में वे कभी नहीं रुके हैं। किस लिए समर्थन करने में? कैसे अधिकारों का? तो टू लिव इन डिग्निटी, मर्यादा से रहने का, एंड विथ जस्टिस, और इंसाफ के साथ रहने का। मतलब सर यहाँ पे समझ लीजिए कि डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बता रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन मानव की आवश्यक मानवता में अपने विश्वास को कभी नहीं खोया है, और साथ ही साथ सभी लोगों को इंसाफ और मर्यादा के साथ रहने की जो अधिकार है उसको समर्थन करने में कभी नहीं रुके हैं, कभी जो है सीज नहीं हुए हैं। सीज का मतलब यहाँ पे रुकना होगा, बंद करना तो होगा ही होगा, रुकना भी होगा, समझे? तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वह क्या थे कि मानव की मानवता में, आवश्यक मानवता में विश्वास करते थे। वह जाति धर्म मजहब में विश्वास नहीं करते थे। और एक बात नोट कर लीजिए मेरे मित्रों, अगर आप बहुत ही ऊंचा जाना चाहते हैं, अगर आप देश दुनिया और जो है समझिए कि लोगों को मदद करना चाहते हैं, लोगों की नज़र में आप समझिए कि बहुत जो है बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जाति धर्म और मजहब के चश्मे को उतार फेंकना होगा। जाति धर्म मजहब के चश्मे को जब तक उतारेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, समझे? ये बहुत बड़ी बात है मेरे मित्रों। तो चलिए, ये डॉक्टर राधा कृष्णन में बात थी कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वह जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर जो है कदम उठाते थे, ऊपर उठकर कोई फैसला लेते थे, और इसीलिए जो है वो सभी लोगों के अधिकारों की बात करते थे। सभी लोग जो है विथ जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इंडिग्निटी और मर्यादा में जीवन जिए, इनके अधिकारों का समर्थन करते थे। और शायद यही वह कारण है कि आज जो है पूरा का पूरा भारत जो है उनकी, पूरा का पूरा भारत उनकी क्या करता है, टीचर्स डे के तौर पे उनका सम्मान करता है। और अब जब तक जो है हमको लगता है कि सूरज चांद रहेगा और तब तक जो है लोग उनको याद करते रहेंगे, तब तक जो है राधा कृष्णन जी को याद करते रहेंगे। चलिए, ये कर्म ही इंसान को महान बनाता है। जाति धर्म मजहब में लोग उलझ जाते हैं और उलझ कर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और फिर क्या होता है कि समाज को जो है नारकीय, नरक जैसा जो है जगह बना देते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 देखिए कितनी बड़ी बात कहा है आपको। देखिए ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये चैप्टर भी आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बहुत ही ज़्यादा बिल्ड करेगा, डेवलप करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी बात कर रहे हैं, राधा कृष्णन की बात हो गई। अब बोलते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ आश्वासन दे सकता हूँ। मतलब यहाँ पे गारंटी की बात नहीं कही इन्होंने, कहा कि भाई मैं फेंकूंगा नहीं, मैं जो करूँगा मैं बोलूँगा। मैं आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूँ डैट कि आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। आई एंटर दिस ऑफिस मतलब मैं इस कार्यालय में प्रवेश करता हूँ इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मतलब पूर्ण समर्पण और प्रार्थना में विनम्रता की भावना में मैं इस कार्यालय में प्रवेश करता हूँ। मतलब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बता रहे हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं टोटल डेडिकेशन और प्रार्थना में विनम्रता के भावना से मैं इस कार्यालय में प्रवेश करता हूँ। अब आगे देखिए क्या दिया है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी
टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये बोलते हैं कि मैंने अभी अभी, जस्ट मतलब मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया है। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बोल रहे हैं। अब ये भारत के संविधान के बारे में क्या बताएंगे, हम थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दे, आपको समझ में आएगा। आप पूरा किताब पे ध्यान दीजिए मेरे मित्रों, हेडफोन लगाइए या आप कान मेरे जो है मेरे तरफ ध्यान दीजिए और आप किताब पे जो है नज़र रखिए। आपको एक एक लाइन तोड़ तोड़ के मैं समझा दूंगा। अब आगे दिया है, ये भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ ले चुके हैं। अब ये संविधान के बारे में कुछ बता रहे हैं। बोलते हैं इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves। एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए कितना आसान है। दिया हुआ है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपेरेटिवली न्यू स्टेट, मतलब यह संविधान है। कैसा संविधान है? तो तुलनात्मक रूप से नए राष्ट्र का संविधान है। यह जो संविधान है आपका, कौन सा संविधान? यह जो संविधान है आपका, मतलब भारत का संविधान, वह तुलनात्मक रूप से, कंपेरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से न्यू स्टेट का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों को, विच मतलब जो इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों को फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मतलब इतिहास में पहली बार गिवन टू देमसेल्व्स खुद को दिया गया है या सौंपा गया है। मतलब जो है ये बोल रहे हैं कि भारत की जो संविधान है वह तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो नए राष्ट्र का संविधान है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार प्राप्त हो रहा है, खुद को सौंपा गया है। अब आगे क्या है समझिए, तुलनात्मक रूप से कैसे नए राष्ट्र का, नए राज्य का संविधान है। चूँकि भारत को 1967 में आज़ादी लिए कितने समय हुआ था? मात्र जो है 20 साल हुआ था कि नहीं, और 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि 17 साल हुआ। तो 17 साल उस समय जो है लगभग जो है जितने भी देश आज़ाद हुए थे या नए राष्ट्र का निर्माण जो हुआ था, उसमें समझिए अगर तुलना किया जाए तो भारत जो था वह एक नया स्टेट था, न्यू स्टेट था। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो संविधान है वह जो है तुलनात्मक रूप से न्यू स्टेट का संविधान है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार, प्रथम बार जो है प्राप्त हुआ है। अब आगे क्या कहते हैं ये देखिए, अब आगे क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूँ। चलिए, दिया हुआ है इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। यहाँ पे जो देयर का स्पेलिंग है भाई, THE के बाद IR होगा। देयर का जो स्पेलिंग होगा THE के बाद क्या होगा? IR। देयर मतलब यहाँ पे अपना, अपना होगा, समझे? अपना अपना होगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको तोड़ तोड़ के, चूँकि ये टफ लैंग्वेज है और जब टफ लैंग्वेज है भाई तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, आपको बहुत ईजी कर देते हैं। आप किताब अपने पास रखे रहिए, देखिए कितना मज़ा आता है। तो कहते हैं इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। ये जो भारत है यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। युवा, यंग स्टेट मतलब युवा राज्य है। कैसे लोगों का? प्राचीन लोगों का। हु, जो थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया मतलब जो लंबे सदियों से, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स कि नहीं, और जो मतलब डाइवर्स मतलब विभिन्न, एथनिक मतलब जो है जाति, एलिमेंट्स मतलब तत्वों के आपसी सहयोग से, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, मतलब जो लंबे सदियों से, यह जो है प्राचीन लोगों का नया जो है युवा राज्य है, जो लंबे सदियों से, लंबे जो है सदियों से, एंड थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और जो है विभिन्न तरह के जातीय तत्वों के आपसी सहयोग से, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज, और ये जो है मतलब भूखे रहे हैं
तड़पे हैं अनुभव करने के लिए। क्या अनुभव करने के लिए? तो टाइमलेस, मतलब टाइमलेस का मतलब हुआ जिस पे समय का कोई असर ना पड़े, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेकुलियर वे, मतलब एक जो है पूर्णतः महत्व को जो है अनुभव किया है अपने अपने अजीबो गरीब ढंग से, तरीक़ों से। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं वह प्राचीन लोग हैं, लेकिन राज्य युवा है और यहाँ के लोग जो है सदियों से, थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, मतलब सदियों से, वर्षों से, युगों से, एंड थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, मैं इसको अपने हिंदी में समझा देता हूँ कि और विभिन्न तरह के जातिगत तत्वों के या जातिगत लोगों के आपसी सहयोग से इन लोगों ने मतलब असमय महत्वों को क्या किया है कि अपने अपने अजीबोगरीब ढंग से क्या किया है, अनुभव किया है, इसको फील किया है। मतलब यहाँ पे ये हो गया भाई कि जो हमारे मुसलमान भाई है वह ईश्वर और खुदा और भगवान को जो है देखिए नमाज पढ़ कर, सजदा कर कर और जो है चादर चढ़ा करके और हरा ड्रेस और काला ड्रेस पहन कर कर खुश कर लेते हैं। और वही हमारे हिंदू भाई ईश्वर खुदा भगवान को, अल्लाह को, मतलब जो है समझिए कि भगवा रंग पहन कर और जो है तरह तरह के जो है त्यौहार मनाकर और जो है तरह तरह का प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाकर, यहाँ तक कि पत्थर में और धरती में, ज़मीन में, आप समझिए कि पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि जानवरों में भी जो है ये ईश्वर खुदा और भगवान को पा लेते हैं। और क्यों ना पाए भाई, इनके धर्म में लिखा हुआ है कि कंकर कंकर में शंकर बसते हैं। और हमारे मुसलमान भाई हमसे अलग कैसे है, उनके धर्म में भी लिखा है कि जर्रे जर्रे में खुदा बसता है। तो जर्रा जर्रा जो शब्द है वही जो है उर्दू जबान में है और उसी उर्दू जबान जो जर्रा जर्रा है उसको हम हिंदी जबान में बोलेंगे कंकर कंकर, और जो खुदा जो उर्दू जबान में है उसी को हिंदी जबान में क्या बोलेंगे, शंकर बोलेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम। बताइए सर, ये ईश्वर अल्लाह जो है एक ही ईश्वर और खुदा का नाम है। तो सर ये भाषा का परिवर्तन है। तो अपने अपने तौर तरीक़ों से हमारे भारत के विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म मजहब के लोग आपसी सहयोग से कि नहीं, मतलब अजीब व गरीब ढंग से अपने अपने जो है अनुभवों को बनाए रखा है, अनुभवों को अपने अपने जो है महत्वों को अनुभव किया है, महत्वों को अनुभव किया है। देखिए कुछ डिफरेंस नहीं है। बताइए तो मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जो आप ईद मनाते हो, जो आप बकरीद मनाते हो, जिस चाँद को देखते हो, क्या उसी चाँद को देखकर हमारे हिंदू भाई जो है चौक चन्ना और करवा चौथ नहीं मनाते हैं क्या? बिल्कुल मनाते हैं। तो हुआ ना एक, लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो आडंबर करने वाले होते हैं, जो दिखावा करने वाले होते हैं, वो झगड़े में होते हैं, वह एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, छिट्टा कसी करते हैं। तो अपने अपने अजीब गरीब। बताइए हमारे बिहार के लोग छठ मना के और जो है मतलब दीपावली मनाकर जो है ईश्वर और खुदा को खुश कर लेते हैं। और देखिए आप दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ पे ओणम होता है, पोंगल होता है, बैसाखी होता है। पंजाब के लोग बैसाखी मना के ईश्वर को और खुदा को प्रसन्न कर लेते हैं। तो अजीबो गरीब ढंग हुआ कि नहीं हुआ? कोई झुककर सजदा करता है और कोई जो है सर झुका लेता है कि नहीं, कोई झुककर सजदा करता है, कोई सर झुका लेता है, कोई चादर चढ़ा लेता है तो कोई बतासे चढ़ाकर जो है खुश कर लेता है। तो अजीबो गरीब ढंग और तरीका है, लेकिन ये सभी के सभी उसी ईश्वर और उसी खुदा, उसी भगवान, उसी अल्लाह को जो है क्या करते हैं, उसी रब को पूजते हैं, मानते हैं। तरीका अलग है। बताइए, तरीका अलग है। एक ही खाने को लोग जो है मतलब हाथ से खाते हैं, कुछ लोग चम्मच से खाते हैं, कुछ लोग बैठ कर खाते हैं, कुछ लोग जो है मतलब बफ सिस्टम, कुछ लोग टेबल पे बैठते हैं, कुछ लोग धरती पे बैठते हैं, कुछ लोगों का बैठने का तरीका अलग होता है, लेकिन सब जो है काम एक ही कर रहे होते हैं। काम का तरीका अलग होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम अलग होता है, काम अलग होता है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क्या बता रहे हैं, देखिए कितना अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं उन महत्वों की सेवा के प्रति शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं उन तमाम प्रकार के महत्वों के सेवा के प्रति क्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ। मतलब मैं सभी लोगों के लिए सोचूंगा, मैं जाति धर्म मजहब से उठकर सोचूंगा, और मैं जाति धर्म मजहब से उठकर सोचूंगा, और तभी मैं मानव कल्याण हेतु
काम कर पाऊंगा तो मैं सभी लोगों के महत्वों के सेवा के प्रति क्या करता हूं, यहाँ पे दोज वैल्यूज मतलब सभी लोगों के धर्मों के प्रति सेवा की शपथ लेता हूं। फोर, दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। अब देखिए ये भी समझिए, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझिए विद्यार्थियों, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बड़ा ऊंचा जो है सोच रखते हैं, ये कितनी बड़ी बात यहाँ कह दिया इन्होंने। कहा फोर दो हालांकि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि नहीं, हालांकि किसी भी प्रकार की अनुभूति का कुछ ठोस जो है किसी भी प्रकार के धर्म का या एक धर्म के ठोस जो है अनुभूति समय के साथ साथ या परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ अपर्याप्त हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि कभी हमारे हिंदुओं को, हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे समझिए कि सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को लगे कि उनका जो वैल्यू है, उनका जो धर्म है, यहाँ पे वैल्यू का मतलब धर्म का महत्व जो है, उसका जो कंक्रीट रियलाइजेशन है, जो उसका ठोस अनुभूति है, वह परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से अपर्याप्त हो गया है। मतलब ऐसा लगेगा कि उनका धर्म जो है क्या हो रहा है, खतरे में आ गया है, मुसीबत की घड़ी आ गई है उन लोगों पे, समय जो है उनका खराब होने वाला है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। लेकिन उस धर्म का जो महत्व है वह जो है सदा के लिए जो है वैध ही रहता है और एक नए तरीके से और एक ताज़े तरीके से अनुभव के लिए दबाव डालता है। मतलब हम कहते हैं भाई कि अगर लाउड स्पीकर बजाने से, हमारे मुसलमान भाइयों के लाउड स्पीकर बजाने से अगर हिंदुओं को कोई तकलीफ़ है तो हम उसको बंद कर देंगे। बंद कर देने का मतलब ये हुआ मेरे मित्रों, आप सुनिए, मैं पूरी बात सुनिएगा तब आप कोई कमेंट कीजिएगा। बंद कर देंगे, चूँकि रहना हमें भारत में ही है और सभी लोगों के साथ मिलकर रहना है। जो काम देखिए, परिवार का हेड जो होता है, देखिए मेरे बगल में एक ऐसा भी परिवार है जिसमें मांस मछली लोग खाते हैं। बच्चों ने कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा, तो पिता ने क्या किया कि भाई अब हम भी नहीं खाएंगे। तो अब आप समझिए यहाँ पे क्या मतलब है। मतलब ये है भाई कि रहना समाज में है और हमारे किसी काम से किसी को तकलीफ़ है तो बेहतर है कि उस काम को बंद कर दिया जाए। हमारे हिंदू भाइयों से भी बहुत तकलीफ़ है मुसलमान भाइयों को, तो अगर तकलीफ़ है मेरे मुसलमान भाइयों को तो हम क्या करेंगे कि हम वो काम बंद कर देंगे, और जैसे हम वह काम बंद करेंगे तो हमारा समाज स्वर्ग हो जाएगा। तब जो है मतलब यही जो है हमारा परिवार स्वर्ग हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर परिवर्तन करके समाज में एकता आ जाए, परिवर्तन करके समाज में हम सभी जाति धर्म मजहब के लोगों में प्रेम पैदा हो जाए तो सर मतलब उससे धर्म और मजहब नीचा नहीं होता है, उससे धर्म और मजहब जो है बल्कि ऊंचा हो जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और धर्म नहीं सिखाता आपस में लड़ना। तो सर वही बात आप समझ लीजिए कि अगर आपने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया और एक दूसरे को महत्व देना शुरू कर दिया, एक दूसरे को प्यार देना शुरू कर दिया मेरे मित्रों, तो आप तो सबसे अच्छे धार्मिक हो, आप तो सबसे बड़े मजहबी हो, आप तो लोगों के लिए कल्याण के लिए जो है मतलब कुछ त्याग कर दे रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू, किसी भी धर्म का कुछ ठोस अनुभूति में बिकम इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त हो सकता है विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ। लेकिन सर घबराना नहीं है, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, उसका जो धर्म है वह जो है आंतरिक रूप से सदा के लिए जो है वैध ही रहता है, एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और यह एक नए और ताज़े तरीके से अनुभव के लिए हमें क्या करता है, प्रेस करता है, मतलब दबाव डालता है। कहने का मतलब सर
हम सभी जाति धर्म मजहब के लोग एक जगह रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। जो आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। अब नहीं होता है कि तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं तेरा कुरान पढ़ लूँगा, है ना। तो वही बात है सर, पढ़ना तो चाहिए। सभी धर्म में अच्छी बातें सिखाई गई है, अच्छी से अच्छी जो है सीख दी गई है। लेकिन सर जो इन धर्मों को धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, वही आपस में लड़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात गांधी जी क्या बता रहे हैं, गांधी जी माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या बता रहे हैं। दिया हुआ है कि द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। अरे भाई, जो हमारा इतिहास है, पास्ट का मतलब यहाँ पे अतीत, इतिहास कह सकते हैं। जो हमारा इतिहास है वह मरा नहीं है, वह स्थिर नहीं है। तो क्या है, द इट इज़ अलाइव, यह जीवित है, एंड डायनेमिक, और जो है भव्य है, पहले से ज़्यादा ऊर्जावान है, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। और यह शामिल है निर्धारित करने में, एंड इज इन्वॉल्व्ड, यह शामिल है इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में। क्या निर्धारित करने में? तो द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को निर्धारित करने में शामिल है, एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में क्या है, शामिल है। मतलब समझिए, ये बता रहे हैं कि जो हमारा द पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, वह मरा नहीं है, बल्कि और स्थिर नहीं है, यह जीवित है और पहले से ज़्यादा ऊर्जावान है। और यह जो काम कर रहा है, वह कैसा काम कर रहा है, तो हमारे वर्तमान के गुणों को निर्धारित करने के लिए काम कर रहा है, और भविष्य, हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में के लिए काम कर रहा है। मतलब जो हमारे धर्म है, हमारा जो मजहब है, वह हमारा वर्तमान कैसा हो, कितना गुणवान हो, इसको निर्धारित करने में लगा हुआ है। और हमारा भविष्य कितना जो है ऊर्जावान हो, हमारा भविष्य जो है कितना भव्य हो, इसको जो है निर्धारित करने में लगा हुआ है, शामिल है हमारा इतिहास। तो कहने का मतलब है भाई कि हम जिस तरह से पहले आपस में मिलजुल के रहते थे, क्या हम आगे भी मिलजुल के नहीं रह सकते हैं? और अगर देखिए कहीं कहीं झगड़ा विवाद हो रहा है, जैसा कि सुनने को मिलता है, तो देख लीजिएगा सर, ये झगड़ा विवाद जब हो रहा है तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सर ये झगड़ा विवाद के बाद लोग समझौता करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे, और फिर मिल के चलने में ही भलाई होगी। तो क्यों एक दूसरे के ऊपर जो है छिट्टाकसी करना, क्यों एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना, क्यों जो है एक दूसरे के धर्म और मजहब पे कीचड़ उछालना, कि नहीं? तो ये सर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, और इसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ जो है आप बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा। देखिए 18 या 19 तारीख से इंटर का फॉर्म भराने वाला है, एग्ज़ाम टाइम पे होगा, और इस वजह से मैं लगा हुआ हूँ, थोड़ा सा आप लगिए, और जो है मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।